शिक्षा के लिए अगर आपको थाली भी बेचना पड़े तो बेच दो। रोटी तो आप हाथ में रख के खा लोगे, लेकिन पढ़ाई करते रहो। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो बाद में सबसे ज़्यादा यूट्यूब। आधे से लोगों को ही चाहिए। सबसे ज़्यादा मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है। जैसे मान मेरा नाम दोड़ूराम गुजर है, मेरा गांव अचरोल है ना। मैं लगता है ना, उसके साथ कम से कम एक बार सिलेबस तो करो। उसके बाद में सबसे मेन होता है प्रीवियस ईयर पेपर। जो टॉपिक आपके हैं ना, उसके जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो तो आपको कंटस्ट याद है। अगर साइकोलॉजी सर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पढ़े हैं और मेरे बहुत अच्छे नंबर, मेरे 1-2 नंबर ही कटते हैं कि मैं अच्छा साइकोलॉजी बट्टे आते हैं। पर मैंने शॉर्ट्स बहुत कुछ पढ़ लिया ना भाई। जब हम असफल हुए यार, उस टाइम ही चुपचाप बैठ जाते तो आज सफल नहीं होते। देखो कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। और जो इतने कम नंबरों से सफल हुए हैं ना, तो ऐसा मान लो हमारा तुक्का है, आपका तुक्का नहीं लगा। वैसे दोस्तों नमस्कार, तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत है। शिक्षा के लिए अगर आपको थाली भी बेचना पड़े तो बेच दो। रोटी तो आप हाथ में रख के खा लोगे, लेकिन पढ़ाई करते रहो। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत साथ है जिन्होंने 2023 की रीट एग्ज़ाम के अंदर दहाड़ मारी है और पूरे जयपुर ज़िले के अंदर टॉप रैंक प्राप्त करी है। आज हमारे साथ है, बातचीत करवाते हैं किस प्रकार से इनका स्ट्रगल रहा, किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा। तमाम प्रकार के सवाल जवाब मांगेंगे, किस प्रकार से इनकी तैयारी रही, कितने लंबे संघर्ष में इन्होंने रीट एग्ज़ाम के अंदर सफलता अर्जित करी। दोड़राम जी, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। दोड़राम जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, कहाँ से हो, पूरा इंट्रोडक्शन आपका बताइए। मेरा नाम दोड़ूराम गुजर है, मेरा गांव अचरोल है ना। मैं अपने यहाँ से निवास करता हूँ और मैंने अपने अध्ययन की शुरुआत भी यहीं से, अपने सरकारी स्कूल है 1 से लेकर 9 तक, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो यहाँ से ही की है सरकारी स्कूल के अंदर। 10th के अंदर अच्छे मार्क्स और 9th के अंदर अच्छे मार्क्स आने के कारण, लगभग अच्छी परफॉर्मेंस के कारण मैं प्राइवेट स्कूल में आ गया था। 10th क्लास मैंने परिष्कार शिक्षण संस्थान वहाँ से पास की है। और फिर जो 12th है वो SS जैन सुबोध से, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स का इतना बोलबाला नहीं था। मैंने मैथमेटिक्स से पास आउट हूँ, तो मैं जयपुर से पास आउट हूँ, SS जैन सुबोध BSc ना अपनी 12th हाँ। और BSc अपने ये ना श्री श्याम से पास आउट हूँ। और अब मैंने MSc कर लिया अपेक्स यूनिवर्सिटी से। बीएड कहाँ से करी आपने? बीएड की है मैंने अहिंसा शिक्षण महाविद्यालय ना, हाँ, अपने कुक्कस वाला। दोड़राम जी, आपका संघर्ष कब से स्टार्ट हुआ रीट एग्ज़ाम को लेकर? कब से आपने तैयारी शुरुआत कर दी थी? मेरा देखो संघर्ष, मैंने 12th पास करते BSc की तरफ गया। BSc के अंदर आपको कोई भी कंपटीशन के बारे में सोच नहीं सकते, या तो कर लो BSc या फिर चले जाओ कंपटीशन में। तो BSc या 3rd ईयर तक तो मेरा कंपटीशन का कुछ भी नहीं था, 2017 तक तो। फिर उसके बाद में जैसे हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि यार तेरी मैथ और इंग्लिश थोड़ी ठीक है, तो तेरे को SSC की तरफ जाना चाहिए। मैंने एक अटैम्प्ट दिया, ठीक है, मेरा प्री निकल गया, मेरा बैंक का भी प्री निकला, जबकि मेंस में मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। और मेंस की तरफ मेरा प्री ठीक था। फिर जब मेंस की तैयारी की ना, तो उसके बीच थोड़े बहुत वो कोई कांड वांड सा हो गया था उस टाइम थोड़े, तो इसके बाद में ध्यान दिया नहीं, इतने में मेरी बीएड हो गई। फिर बीएड में चला गया। बीएड वो SSC और बैंक की तैयारी मेरी बीएड के साथ ही थी। फिर वो ये बीएड हो गया। बीएड आते ही मैं टीचरों की तरफ आ गया। टीचरों की तरफ आते ही तो मेरा जो पहला अटैम्प्ट था वो बहुत अच्छा गया, रीट वाला। मैंने वो एक ही एग्ज़ाम लगती थी पहले, बहुत अच्छे नंबरों से पास की। मैंने तो मान लिया था अपन टीचर हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पर भगवान का कुछ और था लिखा हुआ। अच्छा, वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गई? वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, जबकि मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मैं आसानी से पास हो सकता था। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा दूसरा एग्ज़ाम है। हाँ। इसके अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ अपने गाँव के अंदर। दोड़राम जी, थोड़ा सा खुल के बताइए, पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, वो भी बातचीत करेंगे। रीट प्री में आपके कितने आए, अब मेंस में कितने आए, सिलेक्शन कैसे हुआ, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, कितना सपोर्ट रहा माता पिता का? माता पिता का देखो, हर बच्चे के प्रति माता पिता का सपोर्ट तो रहता ही है, और वैसा मेरा ठीक ठाक सपोर्ट रहा। मेरे भाई साहब, मदन भाई साहब है ना, उनका सपोर्ट भी बहुत, वो नर्सिंग ऑफिसर है। अब देखो, पैसे तो हम बार बार मांग नहीं सकते, वो तो, पर जब तक जहाँ तक उनको पता रहता था तो वो खूब हेल्प करते थे। और मेरे जैसे भाई साहब, गोपाल भाई साहब और बाकी हैं, उन्होंने जम के सपोर्ट किया है। जितना हो सके ना उतना सपोर्ट रहता है। दोड़राम जी, थोड़ा सा खुल के बताइए, आपकी सबसे पहले रीट के अंदर पहले पात्रता एग्ज़ाम होती है। पात्रता एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहा आपका?
पहली वाली के अंदर मेरे नंबर उस टाइम थे 138 नंबर थे। 138। हाँ, जो पिछली वाली थी आराम से क्वालिफाई था मैं। नहीं नहीं, अब जो 2023 में सिलेक्शन हुई इसकी पात्रता में कितने नंबर थे? इसमें 124 नंबर है मेरे। 124 नंबर। दौलराम जी, जो विद्यार्थी हैं वो ये पूछते हैं कि लैंग्वेज आती है, उसमें 2 लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है, आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी रही? और मेन के अंदर जैसे सब्जेक्ट होती है 60 नंबर की, 3 सब्जेक्ट वो हो गई, 30 60 90 का वो हो गया, 60 का वो 150 नंबर का पात्रता एग्जाम होती है। तो वो थोड़ा सा स्कोर कार्ड बताए, कितने नंबर रहे आपके और किस प्रकार से आपकी लैंग्वेज रही? देखो, लैंग्वेज का तो ऐसा है, मैं एसएससी से हूँ तो मेरे को इंग्लिश ही चूज़ करनी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैं इंग्लिश चूज़ किया और एक हिंदी चूज़ की, मैंने आराम से जब पर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की ना, उत्कृष्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने, उसके अंदर मेरे नंबर कम आ रहे थे। और एक बार मैंने संस्कृत का भी दे लिया, तो संस्कृत में बिना प्रिपरेशन के भी इंग्लिश से ज़्यादा नंबर आ गए। इस कारण मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी संस्कृत में चला गया। तो अब मेरी जो लैंग्वेज रही अब की बार वाली, वो रही हिंदी प्लस संस्कृत। एक तो क्या टीचिंग मेथड का सेम रहता है ना उनमें, इसलिए प्रॉफिट मिल गया। तो अब हिंदी संस्कृत है और बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई किया था मैंने उसको। मेंस में कितने नंबर आए? मेंस का भी स्कोर कार्ड पूरा खोल के बताएं, किस प्रकार से सफलता रही है आपकी? मेरे मेंस के अंदर 198 पॉइंट कुछ नंबर हैं, 0.75 ऐसे कुछ करके हैं, पर अच्छे नंबर हैं। हाँ, यानी एमबीसी के अंदर क्वालिफाई हूँ मैं, बहुत अच्छे नंबर से, टॉप रैंक से हूँ, ऐसी वो नहीं है। दौलराम जी, किस प्रकार से आपने पढ़ाई करी? कौन सी बुक्स का सहारा लिया? लाइब्रेरी में गए? किस प्रकार से? सबसे ज़्यादा कोचिंग जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं रीट के, उनके लिए क्या गाइडेंस करोगे? देखो, अपने 3 प्रकार के कैंडिडेट, एक तो होते हैं न्यू, एक जो बेचारे अभी जो जैसे मान लो मैं ही रह जाता, तो एक वो बिल्कुल टॉप पर रहकर। तो 2 प्रकार की ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं। नए के लिए तो जो आपको टीचर सूटेबल लगता है, जैसे मान लो किसी को सुभाष सर, जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है ना, उसके साथ कम से कम एक बार सिलेबस तो करो। उसके बाद में सबसे मेन होता है प्रीवियस ईयर पेपर। जो टॉपिक आपके हैं ना, उसके जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो तो आपको कंठस्थ याद है। अगर वो याद है ना, तो मैं ये सुनिश्चित कह सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। वो याद होने के साथ साथ उसके आसपास कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मेरी बताऊँ, मेरे को जो पहले किया था, मेरे को मैथ और साइंस बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए मैंने उसमें कर दिया। जब दूसरी वाली रीट आई, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होगी, मेरे को राजस्थान जी के बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल मेरी हालत ख़राब थी, क्योंकि मैथ साइंस वालों के लिए राजस्थान जी के बहुत प्रॉब्लम जीके में आती है। जीके में आती है। फिर मेरे लाइब्रेरी के दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई जीके इतना हार्ड है नहीं, तेरे को करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सारे कंप्लीट। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ओनली प्रीवियस पेपर को घोट के पिया है। और रीट वैकेंसी में सबसे बड़ी समस्या, मेजर समस्या स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी की होती है। साइकोलॉजी कैसे कवर किया आपने? बता रहे हो मेरी मैथ और साइंस तो अच्छी थी, लेकिन साइकोलॉजी कहाँ से कवर की फिर? साइकोलॉजी सर, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पढ़े हैं और मेरे बहुत अच्छे नंबर, मेरे 1-2 नंबर ही कटते हैं कि मैं। अच्छा, साइकोलॉजी में बट्टे आते हैं, पर मैंने शॉर्ट्स बहुत कुछ पढ़ लिया ना, दिक्कत ये रह गई। और इतना शॉर्ट्स में बता नहीं सकता मैंने, यानी कि ऐसी साइकोलॉजी की वंदना ज़्यादा भी कंप्लीट, पीडी पाठक मैंने कंप्लीट कर रखी है। यहाँ पर धीर सिंह ढाबाई और हाँ आर के वैष्णव को मैंने पढ़ रखा है, लगभग सबको पढ़ रखा है। तो इतनी चीज़ें तो नहीं बता सकते, हाँ, पर यह कह सकता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके अंदर अगर पिछले साल के क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिए, तो ये मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ, आपको फंसाने वाला कोई नहीं है। फिर बस शर्तें पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उस एग्ज़ाम के छोड़ दिए, अब की बार यूपी टेट के छोड़ दिए। यानी कि पिछले साल के पेपर तो पूरे कंप्लीट कर लो आप। और आपको मैं इसी एग्ज़ाम की बता दूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन मिले हैं, एज इट इज़, यानी कि ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो पिछले साल के क्वेश्चन तो आपको पहले होनी चाहिए। पर एक बार ऐसा नहीं कि भाई जैसे साइकोलॉजी कुछ पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट पिछले साल के क्वेश्चनों पर चले गए, तो ये तो दुविधा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार किसी भी जो आपको अच्छा सर लगे साइकोलॉजी का, जो आपको फिट बैठता है, एक बार कोर्स तो करो, उसके बाद में समझ में आएगी चीज़ें। दौलराम जी, बड़ा प्रश्न रहेगा आपकी सफलता, जैसे इस 2023 की एग्ज़ाम तो आपने फाइट कर लिया रीट की, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ के अंदर कभी असफलता मिली तो कौन कौन सी एग्ज़ाम में मिली आपकी? देखो, मेरे को सबसे पहले तो एनडीए DMLT मेरा क्वालिफाई था, उसमें मैं गया नहीं, एनडीए गई। उसके बाद में एसएससी, असफलता तो नहीं बोलूँगा, उसके तो फ्रॉड हो गया। बैंक मेरी असफलता के अंदर नाम लिखा हुआ बैंक के अंदर। और भी एग्ज़ाम्स वो छोटी मोटी तो देता नहीं था मैं, ये मैंने एग्ज़ाम देता था। कभी राजस्थान पुलिस, LDC, इनकी तरफ में तो लाइन के लोग ने तो गए ही नहीं आप? मैं गया नहीं, क्योंकि घर की स्थिति थोड़ी ठीक थी,
ऐसा नहीं था कि भाई तेरे को जॉब लगना ही लगना है, ऐसी हालत थी नहीं, क्योंकि भाई साहब जॉब पर थे तो वो सपोर्ट कर देते थे इतना सा। और इसलिए मैडम जी थोड़ा सा खुल के बताइए, अब जो बच्चे नए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से साइकोलॉजी को, लैंग्वेज किस प्रकार से लेके तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखो साइकोलॉजी के लिए तो सबसे बढ़िया काम है किसी भी जो आपको समझ में आ रहा है पहले तो ऐसे, क्योंकि साइकोलॉजी जल्दी समझ में, जो भी टीचर समझ में आता है उससे पूरा सिलेबस करो, उसके बाद में पिछले साल के क्वेश्चनों को उड़ा दो। ये सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए कि ये जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कि भाई करो का कथन क्या है, तो मैं बोल दूँ 2018 के अंदर उस एग्जाम में ये आया था, कुछ भी बात हो तो कंप्लीट होना चाहिए। तो पिछले साल के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा कर लोगे एग्जाम आपके उतने नज़दीक आती और बच्चों को कंफर्टेबल सब्जेक्ट कौन सी ले, लैंग्वेज बात कर रहा हूँ बार बार, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल कौन सी रही? जिसकी हिंदी सबसे बढ़िया उसके लिए संस्कृत उतनी बढ़िया। अच्छा, हिंदी संस्कृत ले हिंदी और क्योंकि आपको टीचिंग मेथड के लिए तो अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, दंडान्वय खंडान्वय विधि वही हिंदी के अंदर चलती है, वही इसके अंदर चलती है। इंग्लिश के अंदर थोड़ा देखो, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, उसके बावजूद भी संस्कृत इसी कारण लिया क्योंकि मेरे को टीचिंग मेथड तो पढ़नी ही नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन मारना है, सब कुछ आ जाता है। और बाद में जो व्याकरण भी इतनी ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, तो हिंदी जिसकी ठीक है ना तो उसको तो उस तरफ जानी चाहिए, और जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो वो इंग्लिश की तरफ भी जाना चाहिए। मैडम जी पहले भी आप समाज के बीच में बार बार जाते होंगे, क्षेत्र में घूमते होंगे, लेकिन जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जब से आपको स्कूल मिली है, उसके बाद में कैसा एटीट्यूड मिल रहा है लोगों का, किस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिल रहा है। जहाँ पर भी जाता हूँ ना तो पहले तो ना ऐसे समझे तो भाई स्ट्रगल चल रहा है, वो इज्जत मिलती नहीं है खासकर, पर अब तो जाते तो बड़े बड़े आदमी भी डोक देने लगते हैं, तो बहुत बड़ी। तो गांव में तो चलो फिर भी तो इतना ज़्यादा नहीं होता, पर जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ और जब स्कूल तक जाता हूँ ना तो लगभग 20-30 घरों में से ढोक गुरुजी चलता है, और वहाँ पर जाते हैं तो पैरों में पड़ ही जाते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल का माहौल तो आपने देखा ही है, पैरों में एक काम के लिए बोलो तो 10 भाग के जाते हैं। तो ऐसी फील होती है कि यार नौकरी करे तो टीचर की करे। अब यही बात आ गई, तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? थोड़ा सा खुल के, दोस्तों को रहा, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा इसमें? सबसे सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरी फैमिली, उसके बाद में सबसे ज़्यादा यूट्यूब। आधे से लोगों को ऐसी आएगी, सबसे ज़्यादा मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है। जैसे मान लो मेरे को कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो मैं सीधे यूट्यूब पे डालता था, फिर देखता था सबसे अच्छा कौन पढ़ा रहा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके हो रहे हैं, बिल्कुल उसको लिख के कर लेता था मैं बिल्कुल आराम से। कोचिंगों के इतने ज़्यादा पैसे नहीं किया मैंने, कभी ऑफलाइन कोचिंग तो कभी आज तक ही नहीं की, वैसे लिख के आराम से यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पढ़ा। हाँ, दोस्तों का, जो मेरे लाइब्रेरी के दोस्त था ना, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को राजस्थान जी के नहीं आता था, मैं पूछा भाई यार मेरे को ना ये तो छोड़ गई, अब मेरे को राजस्थान जी के छोड़ेगा, ये कन्फर्म है, अब राजस्थान जी के छोड़ेगा। तो मैं दोस्तों से पूछता हूँ जिनकी राजस्थान जी की बहुत अच्छी है, फिर उनसे पूछने, एक किताब का नाम दिशा, भाई पिछले साल के क्वेश्चन आते हैं उसमें दिशा को ढंग से रट ले, ऐसी चीज़ें बताई थी। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो एग्ज़ाम के टाइम में कितने घंटे पढ़ लेते थे? जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है, 20-25 दिन है एग्ज़ाम के, तो उस टाइम कितनी पढ़ाई हो जाती थी आपकी? गुरु जी भक्ति और पढ़ाई में टाइम नहीं देखा जाता। लगती है ना तो फिर लगती है। रात को बहुत लेट तक भी पढ़ते थे, ऐसे टाइम देखा नहीं। पर जैसे मान लो आज आर के वैष्णव को पूरा करना है, टीचिंग मेथड आज इसके सल्टाने हैं, तो उसको सल्टाई देते थे रात के अंदर, पूरी रात भी चल जाती थी कभी कभी, ऐसा नहीं कि डेली पूरी रात, पर कभी कभी पूरी रात भी खींच दिया, किलोमीटर भाई हो गया काम, भाई आज हिंदी की टीचिंग मेथड कंप्लीट, पूछ ले कहीं से भी। फिर सुबह उठ के दोस्तों में आपसे डिस्कशन हो जाता था। फिर सबसे अच्छा तो वो लगता था सबको पछाड़ दिया, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन से फिर इतना अच्छा मजा आता था, कर देंगे, वो सबसे बढ़िया होता है। ये ग्रुप का फर्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैडम जी एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से जैसे बच्चे अनसक्सेसफुल रहे हैं, जैसे 1 नंबर से कोई रह गया बच्चा, उसने तो नौकरी छूट ही गई ना उसकी, तो उन बच्चों को क्या गाइडेंस करेंगे, उनको क्या सलाह देंगे? आप अब ज्वाइनिंग लग गए, क्योंकि आपसे सलाह लेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे लोग, तो उनको क्या प्रेरणा देंगे? क्योंकि बच्चे जैसे 1 नंबर भी रह गया, वो छोड़ दिए, कई काम धंधा के लग गए, तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि असफल तो हम भी हैं। हाँ, तो वो तो कंटिन्यूटी तो आपको रखनी पड़ेगी कैसे भी करके। भाई जब हम असफल हो यार उस टाइम ही चुपचाप बैठ जाते तो असफल नहीं होते। देखो कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। और जो इतने कम नंबरों से सफल हुए हैं ना, तो ऐसा मान लो हमारा तुक्का है, आपका तुक्का नहीं लगा, वो ऐसी बात है। नहीं तो तैयारी तो उन्होंने भी ऐसी की थी, तैयारी तो 1-2 नंबर से जो फेल हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे से कम पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यार तैयारी थोड़ी बहुत और करो, ज़रूर बैठेगा आपका, ज़रूर सिलेक्शन होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी 2-2 हज़ार वैकेंसी अभी तक तो नहीं ली उन्होंने, 2-2 हज़ार पोस्टें खाली हैं, तो प्लीज़ उनका भी नंबर आ जाए तो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दौलराम जी, आपने इतना टाइम दिया, इस प्रकार से खुल के बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है दौलराम जी गुजर, जिन्होंने हाल ही के अंदर रीट के अंदर
रीट के अंदर बहुत ज़्यादा उड़ान मार के इन्होंने सफलता अर्जित करी है। आप देख रहे हैं मेरे साथ तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।